Hello everyone, welcome to GV Foundation in Union Batch. Today we are going to be revise here chapter number 4 and the name of the chapter is Structure of Atom. इससे पहले की क्लासेस में हम रदरफोर्ड मॉडल तक एक्सप्लेन कर चुके थे. आज हम बात करेंगे यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल से रिलेटेड जो रिमेनिंग थिंग्स है. तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम और समझते हैं एक टॉपिक को डिटेल में. जहां कहीं पे भी डाउट लगे यू कैन आस्क मी रिलेवेंट टू दिस टॉपिक. इससे पहले की जो क्लासेस हुई थी उसमें हमने डिस्कस किया था डियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम और चार्ज पार्टिकल इन मैटर को डिस्कस किया था. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी इसको भी डिस्कस कर लिया था हमने. और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी ई गोल्डस्टीन ने. और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी जे थॉमसन ने. और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी जेम्स चैडविक ने. और हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि जो प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जिसको हम क्या कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, उनकी लोकेशन क्या है एज वेल एज उनका एक्चुअल मास क्या होता है और रिलेटिव चार्ज क्या होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया था. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कल हमने डिस्कस किया था सबसे पहला थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम जिसे हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं या क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी इसे कहते हैं डियर स्टूडेंट. ठीक है. और उसके बाद हमने डिस्कस किया था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और इसको भी पूरा डिटेल डिस्कस करने के बाद हम लास्ट जो रिमेनिंग था वो हमें आज समझना है दैट इज कॉल्ड रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. ठीक है. तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल से हमारे क्या अचीवमेंट्स थे बस वो मैंने समझा तो दिए थे लेकिन यहां एक बार रिवाइज कर लेते हैं. रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फोर्थ हिज एटॉमिक मॉडल. तो जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था किसने परफॉर्म किया था रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया था. उसके बिहाफ पे कुछ रिजल्ट्स यहां पे शो किए हुए हैं जिसमें पहला जो रिजल्ट है वो कह रहे हैं एन एटम कंटेन्स अ पॉजिटिवली चार्ज center called nucleus of the atom. Almost all the mass of the atom is concentrated in the nucleus. यहां जो पहला रिजल्ट आया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मेथड करने के बाद वो रिजल्ट क्या कह रहा था उसके अकॉर्डिंग ये यहां पे पता चला रदरफोर्ड को कि 99.99% जो किसी भी एटम का मास होता है वो कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है सेंटर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होता है. ठीक है. और ये भी साथ साथ में पता चला कि जो न्यूक्लियस होता है क्या डियर स्टूडेंट न्यूक्लियस जहां पे कौन होता है पॉजिटिव चार्ज होता है. कौन होता है डियर स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज होता है. तो दो बातें यहां पे पता चली. पहला कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहां पे होता है सेंटर पे होता है. कहां पे होता है और उसका नाम क्या रखा गया न्यूक्लियस. क्या रखा गया न्यूक्लियस. दूसरा जो हमें पता चला यहां पे कि जो हमारे यहाँ पे एटम का जो मास है वो 99.99% कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है सेंटर पे. कहां पे होता है सेंटर पे. ये दोनों बातें पता चल गई. इसके अलावा द एलिमेंट्स या द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट. इसके अलावा हमें क्या पता चला हमें ये भी यहाँ पे नॉलेज मिला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या करता है मूव करता है. जो आगे जाके हम बात करेंगे बोर्स थ्योरी में के शेल एल शेल एम शेल और एन शेल जो मैंने आपको मेन बेच में डिस्कस किया था. तो यहाँ के शेल एल शेल एम शेल और एन शेल क्या है ऑर्बिट है. क्या डियर स्टूडेंट ऑर्बिट जो अपने फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है रिवॉल्व करता रहता है. किसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है डियर स्टूडेंट न्यूक्लियस के अराउंड. ये किस थ्योरी के हिसाब से हमें पता चला रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मेथड के हिसाब से हमें पता चला. साइज ऑफ जो न्यूक्लियस होती है is many times smaller than the size of the atom. तो हमें एक और बात भी पता चली कि जो साइज है डियर स्टूडेंट किसकी न्यूक्लियस की वो बहुत ज्यादा स्मॉल होती है किसके कंपेयर में साइज ऑफ एटम के कंपेयर में. साइज ऑफ एटम के कंपेयर में कितना तो मैंने आपको अप्रोक्सीमेट बताया था कि 10 की पावर 5. कितना बताया था 10 की पावर 5 टाइम्स. कौन बड़ा होता है साइज ऑफ एटम बड़ा होता है. किससे बड़ा होता है न्यूक्लियस. याद रहेगा डियर स्टूडेंट. इसके अलावा जो हमें यहां समझ में आया दैट इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. देखो ये क्या है प्रोटॉन है ब्लू कलर का. रेड कलर का क्या है न्यूट्रॉन है. और ये जो ऑर्बिट्स बनाए हुए हैं यहाँ पे ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता रहता है रिवॉल्व करता रहता है या घूमता रहता है. बात समझ में आ गई डियर. कोई डाउट किसी को उसमें. ठीक है. इसके आगे देखिएगा द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम 10,000 टाइम्स स्मॉलर देन द एटम. अब देखो यहां 10,000 मतलब यहां कितना हुआ डियर स्टूडेंट 10 की पावर 4 और अप्रोक्सीमेटली देखे तो 10 की पावर कितना 5.
टाइम्स ज्यादा होता है डियर स्टूडेंट, कौन साइज में, एटम ज्यादा होता है किसके कंपेयर में, न्यूक्लियस के कंपेयर में। ठीक है, अब बात करते हैं क्या ड्रॉबैक रहे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के, उसको भी यहां पे समझ लेते हैं। ठीक है, मैं रैपिड ही चलूंगा, स्लो मैनर में हम नहीं चलेंगे क्योंकि एक रिवीजन क्लास है ये। यहां देखिएगा ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। पहला था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कुड रिमेन इन देयर ऑर्बिट। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, ध्यान देना इधर। यहां रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में ही घूमता रहता है, क्यों ऐसा होता है। ठीक है, दूसरे ऑर्बिट में कैसे जाएगा, क्या है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कौन नहीं कर पाए, रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या नहीं कर पाया, कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कुड रिमेन इन देयर ऑर्बिट। तो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है वो क्यों और कैसे एक अपने ऑर्बिट में ही रहता है, उससे बाहर नहीं जाता है, अंटिल उसको क्या नहीं मिल जाती, एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिल जाती। या तो एनर्जी को रिलीज करेगा या एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, अगर वो एक ऑर्बिट से कहां जाए, दूसरे ऑर्बिट में। लेकिन यहां ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो कैसे एक ही ऑर्बिट में रहता है। दूसरा, एनी चार्ज पार्टिकल ड्यूरिंग एक्सेलरेशन वुड रेडिएट एनर्जी एंड व्हाइल रिवॉल्विंग it would be lose its energy and eventually fall into nucleus। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा किसका, रदरफोर्ड का। क्या रहा, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, इन्होंने एक बात स्टेटमेंट ऐसा बोल दिया जो गलत स्टेटमेंट था। इन्होंने ये कहा कि एक इलेक्ट्रॉन एक अपने ऑर्बिट में क्या करता रहता है, मूव करता है, क्या करता है, और वो अपनी एनर्जी को क्या करता रहता है, लॉस, क्या करता रहता है, लॉस। और फाइनली जब उसकी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है तो वो किसके अंदर जाके गिर जाता है, न्यूक्लियस के अंदर फॉल डाउन हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर पहले से कौन है, प्रोटॉन, और कौन है, न्यूट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलेंगे तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, और ये पूरा एटम क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट। ये सबसे बड़ा फेलियर था किसका, रदरफोर्ड मॉडल का। ठीक है, कि ये स्टेटमेंट इनका गलत था। दिस मीन्स दैट द एटम वुड बी हाईली अनस्टेबल, और ऐसा होता है तो एटम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। एंड बट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्टेबल एटम। लेकिन ये जो मैटर बना है वो किसका बना है, स्टेबल एटम्स का बना हुआ है। Thus, the major drawback of Rutherford atomic model was that it could not explain the stability of atom। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, ये किसी भी एटम की स्टेबिलिटी को क्या नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व तो करता है, लेकिन जब उसकी एनर्जी लूज हो जाती है तो फाइनली कहां पे जाके गिर जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। और जब वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है डियर स्टूडेंट, फाइनली हमारे यहां पे क्या हो जाएगा, एक एटम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। जनरली एटम कैसे होते हैं, स्टेबल। कैसे होते हैं, स्टेबल। इसके आगे बात करते हैं। ये डायग्राम आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लगातार घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, एक स्पाइरल पाथ बनाएगा, और फाइनली जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी वो किसके अंदर जाके गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, जहां पे कौन से पार्टिकल बैठे हुए हैं, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब एक साइंटिस्ट आते हैं, बोर्स, जिनका नाम है, कंप्लीट नाम क्या है, नील्स बोर। क्या नाम है, नील्स बोर। तो बोर अपना एक मॉडल देते हैं जिसका नाम क्या है, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। इसको समझिएगा अच्छे से, जहां कोई डाउट हो बोल देना मुझे। क्या कह रहा है ये देखिएगा, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। नील्स बोर ने रिवाइज किया किसको, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था, और इन्होंने उसमें कुछ चेंजेस करके आपको सजेशन दिए। ये सजेशन आपको मूल जबानी याद होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और बोर का थ्योरी आगे जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट। पहला, नील्स बोर प्रपोजेस दैट इलेक्ट्रॉन possesses a specific amount of energy which allows them to revolve around the nucleus। तो नील्स बोर ने कहा कि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्या होती है, एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो उस ऑर्बिट में लगातार क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस, या किसके अराउंड डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियस के अराउंड। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये शेल है, के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, और लास्ट कौन सी शेल बताई थी, एन शेल। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं बीच में जो प्लस साइन जो इंडिकेट करता है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, न्यूक्लियस को इंडिकेट कर रहा है। के शेल यहां पे आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन बता रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है डियर स्टूडेंट, 8। और एम शेल में कितने हैं डियर स्टूडेंट,
कितने हैं बेटा? 18। और एन शेल में कितने होते हैं? 32। ये कौन सा फॉर्मूला था? 2n²। बताया भी था आपको, फिर भी यहां हम एक्सप्लेन करेंगे आपको हर चीज। तो ये तो खाली इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं अकॉर्डिंग टू द व्हाट डियर स्टूडेंट? एटॉमिक नंबर। ये हमारे क्या कहलाते हैं? शेल। ये हमारे क्या है? इलेक्ट्रॉन। और ये किसको शो करता है? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। अब समझते हैं नील्स बोर के क्या क्या थ्योरी थी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है किसी भी एटम की स्ट्रक्चर को समझने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स आर कन्फाइंड टू दिस एनर्जी लेवल्स व्हाइल रिवॉल्विंग इन दिस डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट्स में है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन के में है तो कोई एल में है, कोई एम में है तो कोई एन में है, तो उनके पास क्या होती है? इनके लिए खुद की स्पेसिफिक एनर्जी होती है। क्या होती है इनके पास? स्पेसिफिक एनर्जी। जैसे आप सभी क्लास में भी बैठे हुए हो, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर सुन रहा है, कोई बिल्कुल ही नहीं सुन रहा है, माथे पे हाथ रख रहा है या उसकी बिल्कुल ही हालत खराब हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो जितनी उसकी एनर्जी है उस हिसाब से क्या कर पा रहा है? स्टेबिलिटी ला पा रहा है। और एक बिल्कुल फोकस करके सुन रहा है और टॉप कर रहा है एट द एंड, तो उसकी एनर्जी कैसी है? स्टेबल है। एंड ऑफ दी वो पूरा फाइट करता है कि मुझे सीखना है हर चीज को। तो दोनों में डिफरेंस है। जैसे स्टूडेंट में डिफरेंस है, वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी लेवल है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स किस में पड़े हुए हैं? ऑर्बिट्स में डियर स्टूडेंट। जैसे यहां अगर आप समझेंगे तो क्या बोला कि ये कभी भी किसको नहीं रेडिएट करता? एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। कब नहीं करता? जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी फिक्स ऑर्बिट में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट? रिवॉल्व। ठीक है। और इसी ऑर्बिट को हम क्या कह सकते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्या कह सकते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट्स एंड स्टेशनरी शेल्स भी इसे हम कह सकते हैं। इसके आगे देखेंगे, स्मॉलर द साइज ऑफ द ऑर्बिट स्मॉलर इट्स एनर्जी। जितना ऑर्बिट का साइज छोटा होगा उतना ही उसकी एनर्जी भी क्या रहेगी? कम रहेगी। ऐसा किसने कहा? नील्स बोर। किसने कहा डियर स्टूडेंट? नील्स बोर। ओके, अगर नील्स बोर की बात को मान लिया जाए, मुझे बताओ के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल में सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? वेरी गुड, किसके पास है? और सबसे कम एनर्जी किसके पास है? ठीक है, चीजें ध्यान रखना बेटा। नींद आ रही है आपको? दिख तो ऐसा ही रहा। एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। और यहां क्या बोला गया? जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी ऑर्बिट की क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है। तो जैसे भी आपने आंसर दिया कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी? ठीक है, अब ध्यान से देखना। द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर इज ऑलवेज accompanied विथ एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ एनर्जी। अब ये ध्यान देना जरूरी है। यहां पर क्या जरूरी है सर? ये आपका न्यूक्लियस है, ये के शेल है और ये कौन सा? एल शेल है। ये के है और ये एल है। अगर मैं आपसे कहूं कोई इलेक्ट्रॉन एल से के में आया है, एल से कहां पे आया है? के। बताओ एल क्या है? हायर शेल, ये हायर ऑर्बिट है या लोअर ऑर्बिट है? हायर से लोअर आ रहे हैं या लोअर से हायर जा रहे हैं? वेरी गुड। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से कहा जाए, लोअर ऑर्बिट में आ जाए, या एल से कहा जाए, के में आ जाए, तो वो एनर्जी को हमेशा रिलीज करेगा। क्या करेगा? रिलीज करेगा। या सिंपल भाषा में कहे तो वो इमिशन करेगा। क्या करेगा? इमिशन। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। अगर मैं कहूं कोई इलेक्ट्रॉन के से कहां आ रहा है? एल में आ रहा है। बताओ लोअर टू हायर जा रहा है या हायर टू लोअर जा रहा है? याद रखना, लोअर टू हायर जाने के लिए वो एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन। क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन। यही जानना जरूरी है डियर स्टूडेंट। आज अपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो मेरा चैलेंज है स्टैंडर्ड 12th में भी ये कॉन्सेप्ट जब रिपीट होगा तो आपके दिमाग में तुरंत आंसर आएगा। सर ने कहा था लोअर टू हायर एनर्जी एब्जॉर्ब, हायर टू लोअर एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, समझ में आ गया ये? When an electron jumps from lower energy level to high energy level, तो एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन रिटर्न होता है कहां से? हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में, तो वो एनर्जी को क्या करता है? एमिट करता है। बात समझ में आ गई डियर? कोई डाउट किसी को उसमें? इसके आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है एक ऑर्बिट में कैसे होता है और उसके क्या फॉर्मूलाज है उसको भी जान लीजिएगा इधर, ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट और शेल। ईच शेल हैज डिफाइनाइट एनर्जी। हर एक शेल के पास अपनी खुद की क्या होती है?
डिफाइनाइट एनर्जी होती है, और ये जितने भी ऑर्बिट और शेल होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किससे, के से, एल से, एम से और एन से। और नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर का शेल किसको कहते हैं, के को, सेकंड नंबर किसको कहते हैं, एल को, और थर्ड किसको कहते हैं, एम को, एंड द फोर्थ नंबर किसको कहते हैं, एन को। ठीक है। The maximum number of electrons present in the shell is given by the formula 2n square, where n is the orbit number or shell number. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में कितने रहेंगे वो किस फॉर्मूले से डिसाइड होगा, तो क्वांटम नंबर का फॉर्मूला कौन है, 2n स्क्वायर। क्या है, 2n स्क्वायर। और अभी पता आपको के शेल को कौन सा शेल कहता है, नील्स बोर फर्स्ट, एल को कौन सा शेल कहता है, सेकंड, और एन को, एम को कितना कहता है, थर्ड, और एन को कौन सा कहता है। तो वो वैल्यू रखने के बाद हमें यहां समझना चाहिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के शेल में कितने जाएंगे, 2, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी रखी है आपने, 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। सेकंड शेल में कितने जाएंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8। और आप सभी को पता है थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2n स्क्वायर कितने आ जाएंगे, 18, और फोर्थ में कितने हो जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स, एंड सो ऑन। ठीक है, आगे भी एनर्जी लेवल के हिसाब से क्या आएंगे, ऑर्बिट्स आएंगे। जैसे अभी जो रिसेंटली चलता है तो उसमें 1s 2s 2p है ना, 3s, फिर 4p, ये सारा चलता है शेल। ठीक है, SPDF में चलते हैं, किसमें चलते हैं वो, SPDF। अभी ये किसमें चल रहा है, KLMN। ठीक है, फिर हायर क्लास में जाओगे तो KLMN हटेगा और उसकी जगह क्या आएगा, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, और उसके ऊपर चैप्टर्स भी हैं बड़े बड़े। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट किसी को उसमें, अरे आए कि गया, क्योंकि मैं फिर क्वेश्चन पूछूंगा। आ गया, इट मींस आई विल आस्क यू द क्वेश्चन, यू मस्ट गिव द आंसर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी अकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 8। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने नंबर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं किसी आउटर मोस्ट शेल में, तो आपका आंसर क्या होगा, 8। कितना होगा, ठीक है। द ऑर्बिट्स और शेल आर फील्ड स्टेप वाइज मैनर, और जितने भी ये इलेक्ट्रॉन्स का जो फीलिंग है वो सबसे पहले कौन से शेल में किया जाएगा, के में। के कंप्लीटली फील हो जाए तो फिर किस में किया जाएगा, एल में। एल कंप्लीटली फील हो जाए तो किस में किया जाएगा, एन में, एंड सो ऑन। ठीक है, एम के बाद एन में किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in a given shell unless the inner shell are filled। ऐसा कभी नहीं होगा कि के को छोड़ दिया डायरेक्ट एम से स्टार्ट कर दिया, एल को भी छोड़ दिया, एम को भी छोड़ दिया, नहीं। द रूल इज फिक्स, फर्स्ट आपके जो इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, के, अगर वो कंप्लीटली क्या हो गया, स्टेबल हो गया, फिर किस में जाएंगे, एल, एल कंप्लीटली स्टेबल हो गया फिर किस में जाएंगे, एम, एंड फाइनली इट विल बी इन एन। आ गया समझ में? कितने बच्चों को समझ में आ गया? इसमें किसी को डाउट? श्योर, ठीक, आगे देखिएगा और समझिएगा इधर। अब यहां ये चीज समझनी है जो हमें चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जब स्टैंडर्ड 10th में आएंगे वहां हमें ये परेशान करेगी अगर आज ये समझते नहीं है चीजों को। द ऑक्टेट रूल स्टेट दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड केमिकली स्टेबल एटम कैन हैव कितना होता है, 8 होता है। तो ध्यान रखना, ऑक्टेट स्टेट का मतलब क्या हो, या ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करना। किसको रिप्रेजेंट करना, स्टेबिलिटी। जैसे आप सभी को पता है कि सोडियम जो होता है वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 1। और जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वो क्या बन जाता है, Na+। क्या बन जाता है, Na+। ठीक है, तो यहां सोडियम कौन सी कंडीशन में है, स्टेबल कंडीशन में। ठीक है, क्या ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है किसमें, आउटर मोस्ट शेल में, जो एटम कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल, और साथ साथ में केमिकली क्या होगा, स्टेबल। तो 100% उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, आउटर मोस्ट में 8। कितने आएंगे बेटा, 8। ध्यान रहेगा सभी को, ये याद रखना। मैंने 2 वर्ड यूज किए, वो जानना बहुत जरूरी है। पहला मैंने कहा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो थॉमसन ने दुनिया के सामने, ठीक है, रखी थी थ्योरी, और ये स्टेटमेंट ही किसने दिए थे, थॉमसन ने। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने नंबर ऑफ क्या होने चाहिए, प्रोटॉन। और अगर ऐसा होता है तो 100% उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने आएंगे, 8। एक्सेप्शन कौन कौन से हो देखिएगा, इफ एटम हैज ओनली 1 शेल, अगर किसी एटम के पास कितना शेल है, एक ही शेल है, तो याद रखना इट कैन होल्ड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल कौन है,
हाइड्रोजन और हीलियम कैन हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, जिसे क्या कहते हैं, डुप्लेट। क्या कहते हैं, डुप्लेट। तो आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो होते हैं, इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल तो होते हैं, लेकिन उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ऐसे कौन है डियर स्टूडेंट, कौन है डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन और, याद रहेगा सभी को, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके, 2 इलेक्ट्रॉन। कौन से शेल में होते हैं, के शेल में। कौन से शेल में, के शेल में। आंसर सभी के आएंगे तो ही लगेगा कि वास्तव में आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो रही है। स्लीपिंग डिसऑर्डर से कुछ नहीं होगा, एक्टिव ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिल्कुल एक्टिवनेस के साथ बैठिए, जो कह रहा हूं उसको फोकस करिए। ठीक है, इट्स ओनली फॉर यू। ठीक है, क्योंकि तुम ऑलरेडी मेन बैच में सारी चीजें कवर कर चुके हो, खाली यहां तो आपको समझना है रिवीजन में। एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले कौन है, हाइड्रोजन है। कौन है, हाइड्रोजन। ये आपका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस क्या शो कर रहा है, कितने प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रॉन कितने है, 1 है। क्योंकि ऑलरेडी हमें थॉमसन की थ्योरी पता है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल। कहने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने ही क्या होने चाहिए, प्रोटॉन। बताओ न्यूट्रॉन है क्या यहां पर, अरे हाँ या ना, आधे को तो आंसर ही नहीं आ रहा बेटा। और क्या तुम टाइम पास करते करते, लेकिन स्थितियां बहुत भयानक होगी एनुअल में, जो सोच भी नहीं सकते। ठीक है, बताओ डियर स्टूडेंट, यहां वैलेंसी कितनी होगी, 1, क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट। क्या कर देगा, डोनेट। ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा कौन है, हीलियम। कौन है डियर स्टूडेंट, हीलियम। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम में, एटॉमिक नंबर जितना होता है वही उसको किसको शो करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं, 2। तो कौन सा शेल स्टेबल हो गया, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं, धार्मिक 2 जा सकते हैं। तो 2 यहां पे कंप्लीट फिल हो गया। आ गया समझ में डियर। तो यहां कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो गया, 2, और वैलेंसी कितनी होगी, 0, क्योंकि वो एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि वो स्टेबल हो गया है। और यस और नो, इसलिए वो कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, ना लेगा ना देगा। इसकी वजह से क्या हो गया डियर स्टूडेंट, यहां पर वैलेंसी कितनी आ गई, 0 आ गई। चलो लिथियम की बात करते हैं। बताओ लिथियम में एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 3। कितना है, सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे के शेल में, कितना बचा, 1। तो 1 कहां पे आ जाएगा, बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो क्या हो जाएगा, कितने वैलेंसी आएगी, +1। कितनी आएगी, +1। ये जो वैलेंसी वाला डिसाइडेशन है ना, वो भी किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दिए या कितने इलेक्ट्रॉन लिए, उस पर डिपेंड करता है। अब देखो यहां पे कार्बन का एग्जांपल लिया और किसका लिया, नाइट्रोजन। तो आपको सबसे पहले समझना है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, वेरी गुड, 6। तो के शेल में कितने गए, सबसे पहले 2, वेरी गुड। कितने बचे हैं आप, तो 4 किस में जाएंगे, एल शेल। अब क्या कर सकते हैं, या तो हम इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन कर लें, गेन कर लें, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लें, या 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। दोनों ऑप्शन अपने पास। दे देंगे तो क्या होगा, के शेल स्टेबल हो जाएगा, और ले लेंगे तो क्या होगा, एल शेल स्टेबल हो जाएगा। तो यहां हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन दे या ले। तो याद रखना, तब वैलेंसी कितनी लिखी हमने, 4। कितनी लिखी, 4। तो याद रखना, इसलिए कार्बन को कहते हैं कि कार्बन कभी भी आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। कैसा बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा बनाता है, क्योंकि इसके पास कैसी सिचुएशन है, देगा और लेगा, दोनों चांसेस है। लेकिन मैक्सिमम चांस है, जो आगे जाके 10th क्लास में आपको क्लियर कर दूंगा मैं, कि कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, शेयर करता है। क्या करता है डियर स्टूडेंट, शेयर। जिसकी वजह से ना तो दिया और ना ही लिया। ध्यान रखना, ना दिया और ना ही लिया, खाली क्या करेगा, शेयर। और शेयर करती कैसा बॉन्ड बनाएगा, टेम्पररी बॉन्ड बनाएगा। कैसा बॉन्ड बनाएगा, टेम्पररी बॉन्ड। और यही टेम्पररी बॉन्ड आगे जाके क्या कहलाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहलाता है, तो सर परमानेंट बॉन्ड कौन सा है, आयोनिक बॉन्ड। जैसे सोडियम किसके साथ रिएक्शन करके बनाता है, क्लोरीन के साथ, और हमें सॉल्ट मिलता है। क्या मिलता है, सॉल्ट। ये कौन सा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड। ये क्लियर हो गया सभी को, कोई डाउट किसी को उसमें। फिर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। के शेल में कितने जाएंगे, एल शेल में कितने जाएंगे, 5। इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, लेगा, वेरी गुड। कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3। तो इसलिए वैलेंसी माइनस रहेगी या प्लस रहेगी, क्या रहेगी, माइनस। समझ में आ गया।
मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करते ही हम साइन क्या लेंगे, माइनस, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करते ही हम साइन क्या लेते हैं, प्लस। ठीक है, चलो आगे देखिएगा। द सिंबल ऑफ द हाइड्रोजन इज एच, इट्स एटॉमिक नंबर इज 1, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं, टेबल बना देना, के एल एम एन पूरा लिखना है। के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन के, 1, बाकी सब में क्या होते हैं, 0 0 0 0। वैसे के वैसे आप यहां पे हीलियम के लिए बना सकते हो, के में कितने होते हैं, 2, एल में कुछ नहीं है, एम में कुछ नहीं है, और एन में भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक तरीके से कौन सी गैस है, नोबल गैस है। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखना आ गया आपको। अगर जब भी एग्जाम में, देखो क्वेश्चन तो आता ही है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ लिथियम, तो पहले बॉक्स में क्या लिखेंगे, के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, और दिमाग ये फिक्स होना चाहिए के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, 2, एल में कितने जा सकते हैं, 8, और एन में कितने जा सकते हैं, 18, और लास्ट वाले सॉरी एम में कितने जा सकते हैं, 18, और लास्ट वाले में कितने जाएंगे, एन में 32। ओके, फिर कौन सा है डियर स्टूडेंट, कार्बन, कार्बन के 2 और क्या लिख दिया हमने, 4, नाइट्रोजन के क्या लिख दिए, 2 और 5। ये समझ में आ गया। वैलेंसी कैसे डिसाइड होती है, इलेक्ट्रॉन का गेन और इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, भाई कौन डिसाइड करेगा, वैलेंसी। ठीक है, अरे याद रहेगा सभी को, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट, ये याद रहेगा, ऑल नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज ऑक्टेट। जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं आपको, 8। कितने मिलते हैं, 8। किसको छोड़ करके, हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि वहां कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल और केवल 2। बात समझ में आ गई, कोई डाउट किसी को, श्योर। और व्हाट इज ऑक्टेट स्टेट, आपसे पूछ लिया जाएगा ऑक्टेट स्टेट क्या है, मिस जोशी। एट तो समझ में आ गया मुझे, ऑक्टेट किसको बोलते हैं, ऑक्टेट स्टेट किसी भी एलिमेंट को, मैंने कह दिया कि दिस एलिमेंट इज कंसिस्टिंग ऑक्टेट स्टेट, व्हाट डज इट मीन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वो भी समझ में आ गया। इसके अलावा हम कहेंगे वो एलिमेंट कैसा है, स्टेबल है। कैसा है डियर स्टूडेंट, स्टेबल है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो किसी भी एलिमेंट की स्टेबिलिटी शो करने के लिए हम बात किसकी करते हैं, ऑक्टेट। मतलब अगर आउटर मोस्ट शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन है तो आप कह सकते हैं कि ये एलिमेंट कैसा है, स्टेबल। कैसा है डियर स्टूडेंट, स्टेबल। बात समझ में आ गई, कोई डाउट किसी को, श्योर, ठीक है। आगे देखिएगा, यहां समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट। ध्यान देना, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लेना। लेट्स सी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट। द एनर्जी ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द शेल इट ऑक्यूपाइज। अब आपसे सीधा अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जो एनर्जी है किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास वो कैसे डिसाइड होती है, वो डिपेंड करता है कि वो कौन से शेल में है। किस पे डिपेंड कर देगा, वो कौन से शेल में है, वही तो लिखा है यहां पे। एनर्जी ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करती है, वो किस शेल में है। जैसे मैंने आपसे कहा था अभी, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन एल में है और एक इलेक्ट्रॉन एम में है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, एम वाले की। किसकी डियर स्टूडेंट, एम वाले की। किसके कंपेयर में, एल वाले। ये क्लियर हो गया, अरे आया समझ में, ठीक है। Electrons in K shell have a minimum energy. Electrons in subsequent shell have a higher energies. The arrangement of the electrons of each element is called the electronic configuration of the element. तो जो हम अरेंजमेंट करते हैं पहले K में, फिर L में, फिर M में, फिर N में, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आ गया समझ में, कोई डाउट किसी को उसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझना है, जिसका नाम क्या है, वैलेंसी। वैसे मैं समझा चुका हूं वैलेंसी का मतलब क्या होता है। कोई भी एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता है, डोनेट करता है, या इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, गेन। ठीक है, उसी को, उस एलिमेंट की क्या कहलाती है, स्टेबिलिटी। क्या कहते हैं उसको, स्टेबिलिटी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर, दोनों अलग अलग, ध्यान रखना। वैलेंस शेल अलग है, फिर ये अलग है, ये भी अलग है। तो वैलेंसी क्या कहलाता है, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट एंड इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स लॉस्ट, और क्या कहेंगे, गेन एंड शेयर बाय इट्स एटम ड्यूरिंग अ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो तीन तरीके से यहां पे
कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, क्या करेगा डियर स्टूडेंट, केमिकल कॉम्बिनेशन में यूज करेगा। या तो वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन का क्या करा दे, लॉस, या इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा वो, गेन, क्या कर लेगा, गेन। और वो क्या कर सकता है डियर स्टूडेंट, शेयर कर सकता है। क्या कर सकता है, शेयर। जैसे शेयर वाले में एग्जांपल किसका दे सकते हैं हम, कार्बन का। किसका दे सकते हैं, कार्बन। इलेक्ट्रॉन को लॉस कौन करेगा, सोडियम। Na से क्या बन जाएगा वो, Na+, क्या बन जाएगा, Na+। इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा, क्लोरीन। Cl से क्या बन जाएगा, Cl-1। जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल दिखाता हूं क्लोरीन का आपको। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये K शेल हो गया, L शेल हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया, M शेल। बताओ एटॉमिक नंबर क्या होता है क्लोरीन का, 17। क्या होता है बेटा, 17। ध्यान देने वाली बात है, आई टोल्ड यू दिस, प्लीज रिमेंबर 1 to 20 एलिमेंट एटॉमिक नंबर एटलीस्ट। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर कितना है डियर स्टूडेंट, 17। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 17। 1 2, के शेल क्या हो गया, स्टेबल हो गया, यस और नो। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, कौन सा शेल स्टेबल हो गया, एल शेल। एम में जाएंगे अब, 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। और आपको मैंने बोला था आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। कितने होने चाहिए, 8। क्या करने के लिए, ऑक्टेट स्टेट लाने के लिए। ऑक्टेट का मतलब ही क्या होता है, 8। क्या होता है, 8, ठीक है। मुझे बताइए कितने इलेक्ट्रॉन और जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट किया तो Cl क्या बन गया, Cl-1। क्या बन जाएगा, Cl-1। कितने बच्चों को समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया सभी को। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, इलेक्ट्रॉन को क्या करना, गेन करना, और इलेक्ट्रॉन का क्या करना, शेयर करना, किसको डिसाइड करता है, वैलेंसी को, ठीक। इसके बाद आती है वैलेंस शेल। देखो तीनों में डिफरेंस पूछा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी, वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो बच्चा इंटेलिजेंट है वो तो ध्यान रखेगा कि अगर मैं लास्ट अगर यहां पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं रिवीजन में कि चीजें क्या क्या पूछी जाती है, तो पूरा फोकस आपका होना चाहिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, द आउटर मोस्ट शेल और ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज नोन एज द वैलेंस शेल और वैलेंस ऑर्बिट। तो याद रखना यहां क्या जरूरी है, क्या कह रहे हैं हम, जो आउटर मोस्ट शेल है किसी भी ऑर्बिट का, किसी भी एटम के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका वैलेंस शेल, और वैलेंस क्या कहते हैं, ऑर्बिट। मेरा सीधा सा सवाल है हारित, टेल मी, ये जो आउटर मोस्ट शेल है डियर स्टूडेंट, इसमें कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7, राइट आंसर। 8 नहीं कह सकते, क्योंकि एक तो हमने क्या किया है, गेन किया है डियर स्टूडेंट। तो गेन और लॉस वो किसको शो करता है, वैलेंसी को। लेकिन उससे पहले कितने थे, 7। तो 7 इज द राइट आंसर। इन क्लोरीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर, सॉरी वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे क्या कहलाएंगे, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिट ऑफ एटम इज नोन एज वैलेंस शेल और वैलेंस ऑर्बिट, ठीक है। तो यहां मैं सवाल पूछूंगा, वो ध्यान रखना। पहला क्लियर हो गया, दूसरा क्लियर हो गया, थर्ड देखना। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट वैलेंस शेल of an atom are called valence electron, and number of valence electrons varies from 1 to 8 for atoms of different elements, and the valence electron of an atom determine the valency of the element। देखो एक ध्यान रखने वाली बात क्या है, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 8, उससे ज्यादा नहीं। मेरा सवाल है वो बताना मुझे। सबसे पहले मुझे बताइए इस क्लोरीन से रिलेटेड कि यहां वैलेंसी कितनी है, -1। वेरी गुड, कितनी है, -1। विधि ध्यान आज यहां है कि कहीं और है, मुझे लग नहीं रहा है। यहीं हो के कलकत्ता चली गई, पक्का, श्योर, ऐसा नहीं वो आ गए। चलिए फिर आगे ध्यान दीजिएगा, पूरा फोकस यहां रखना सभी, ठीक है। किसी की बारी आ सकती है मजाक में, ध्यान देना इधर। मैंने क्लोरीन का सबसे पहले क्या पूछा, विधि क्या होती है वैलेंसी, बेटा विधि गजब लेवल है भाई आपका। कब चेंज किया आपने जेंडर, बताओ क्या होती है डियर स्टूडेंट, -1। कैसे आई -1 बेटा, हमने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, इसलिए आंसर क्या आया, -1। चलिए धैर्य 2 आप बताइए मुझे कि यहां जो वैलेंस शेल है वो कौन सा है, वैलेंस शेल क्लोरीन के अंदर वैलेंस शेल कौन सा है,
देखा बेटा, ये गूंगे ही रहते हैं पूरी क्लास में। यस कुंदन, अगर वैलेंस शेल पूछा हुआ तो हम क्या आंसर देंगे? एल शेल। कौन सा शेल? एल शेल। कितना इजी आंसर था। एल शेल, एल शेल कि एम शेल? ध्यान रखना कौन सा शेल है? एम शेल। ठीक है, एम शेल इज द राइट आंसर। कि कौन सा शेल? एम शेल। यही तो इंडिया है। जरा सा सामने वाले ने गलत किया, बस उसकी तरफ देखना पड़ेगा, तूने गलत आंसर दिया। नहीं भाई, उसको कॉन्फिडेंस है, वो क्लास में बैठ के समझ रहा और बाकी नहीं निकाल रहा। डिफरेंस है डियर स्टूडेंट, एंड दैट इज अ करेक्ट ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बताओ कौन सा शेल? एम शेल। अच्छा बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? वेरी गुड। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। ना कि क्या बोलेंगे आप? 8 नहीं, 7। ठीक है, आ गया समझ में सभी को? कोई डाउट किसी को? एक और एलिमेंट आपके सामने ले रहा हूं, बताना मुझे। पहले तो इस एलिमेंट का नाम भी बताना मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। बताओ कौन सा एलिमेंट है? सही आंसर दिया किसी ने। क्या होता? सोडियम इज राइट आंसर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। देखो, यू जस्ट कंपेयर योर सेल्फ टू योर सेल्फ, बट नाउ आई एम टेलिंग यू वन स्टूडेंट जस्ट डूइंग लॉट्स ऑफ प्रैक्टिसेस। ठीक है, सोडियम है ये। कौन है डियर स्टूडेंट? सोडियम। बताइए मुझे, यहां पे पहला क्वेश्चन की वैलेंसी क्या होगी इसकी? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। क्या कर देगा? डोनेट। तो बताओ ये स्टेबल हो गया? अरे यस और नो? बताओ यहां वैलेंस शेल कौन है? कौन सा हो जाएगा? एम शेल। कौन सा हो जाएगा? एम शेल। ध्यान रखना, एल नहीं एम, क्योंकि डोनेट उससे पहले देखा जाता है वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल कौन सा हो जाएगा? एम हो जाएगा। अरे यस और नो? कंफर्म? कितने लोग बोल रहे हैं गलत है? याद रखना कौन सा शेल रहेगा? एल ही रहेगा। क्यों सर? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि वैलेंस शेल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। और मिनिमम कितना होता है? 1। तो 8 है इसमें। अरे यस और बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। कितना है डियर स्टूडेंट? 8। पक्का? सोच लेना एक बार, जो मैंने आंसर दी बहुत 10 बार सोच के समझ के आंसर बताना मुझे। बताइए वैलेंस शेल एम होगा या एल होगा? कंफर्म? ठीक है, आज का टाइम दे रहा हूं, पूरा कंफर्म करना। देखो ये चैप्टर आपने मेन बैच में पढ़ा, रिवीजन में पढ़ रहे हो, अभी भी आप डाउटफुल हो, समझ में आई बात डियर स्टूडेंट? इसे कहते हैं रिवीजन, कि आपका इंटरेस्ट बना रहे, आपको हर चीज नहीं लगेगी। जब हम सेकेंड टाइम और रिवीजन करेंगे तब और आपको क्या लगेगा? और चीजें जानने की जरूरत है। उसी को कहते हैं जानना डियर स्टूडेंट। किसी भी क्लास को अच्छे से पढ़ना हो ना, तो एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवीजन करके निकलो उस क्लास से। मुझे लगता है फिर किसी की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना, उस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। टुमारो आई विल आस्क यू द क्वेश्चन सोडियम से रिलेटेड, कि वैलेंस शेल क्या है उसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें। ठीक है, तो आप जितने भी बच्चे हैं कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कल की क्लास में। यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को उसमें? एनी डाउट? क्या क्वेश्चन दिया मैंने आज का? सोडियम। सोडियम में क्या ढूंढ के लाना? वैलेंसी आपने बता दी, क्या बताई? +1। क्या बताना है आपको? और वैलेंस शेल। ठीक है, अच्छे से सोच समझ के बताना। फिर बात आती है डियर स्टूडेंट कौन? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। इसको डिस्कस करेंगे हम कल की क्लास में। आज जो पढ़ा है समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या हो समझ में आ गया? ठीक है, आपको फाइंड आउट करके लाना है वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ऑलरेडी वैलेंसी आपने बता दी। ओके, सो मिलते हैं कल की क्लास में और रिवाइज करते हैं कुछ और टॉपिक रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आपका दिन शुभ रहे।